मैं हूं भूपेंद्र रावत और मैं आज आपके साथ बात करूंगा मणिपुर के विषय में। मणिपुर के मामले पर जहां संसद के अंदर देश का प्रधानमंत्री मां बोलने के लिए तैयार नहीं हो। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री फ्रांस में थे तो यूरोपियन यूनियन की संसद में मणिपुर का मामला उठा। ब्रिटेन में उठ चुका है, लेकिन भारत की संसद में प्रधानमंत्री मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या कारण है? इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा। मणिपुर में आदिवासियों के साथ जो बर्बरता हो रही है गैर आदिवासियों के माध्यम से, उसके पीछे पूरा संघ परिवार और उसकी सरकार, उसके गुंडे तैनात है। और ये कैसे, मैं आपको बताता हूं। 4 मई को पुलिस की हिरासत में थोबन जिला है मणिपुर का, वहां नोकपोक सेमकाई पुलिस के हिफाजत में थे जो लोग, 3 महिला और 2 पुरुष। उनको 800 से 1000 गैर आदिवासी अपहरण करके ले गए आदिवासियों का। और उनमें जिनका अपहरण किया गया, आज कारगिल दिवस है, कारगिल को विजय करने वाले सूबेदार की पत्नी का भी अपहरण कर दिया गया। और उन तीनों महिलाओं को नग्न किया गया। और यही नहीं, एक 19 साल का लड़का अपनी बहन की हिफाजत के जब आगे बढ़ा, उसकी वहीं पर हत्या कर दी गई। ये 4 मई का मामला है, थोबन जिला के मणिपुर का। पुलिस ने उनको बचाने के लिए और पुलिस फोर्स नहीं बुलाई, ये जांच का विषय है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की कि हमारे हिरासत में थे, हमारे सुरक्षा में थे ये 3 महिला और पुरुष, इनका अपहरण कर दिया गया, हत्या कर दी गई, नग्न परेड कर दी गई, महिलाओं की गैंग रेप किया गया, मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस 4 मई की इस बर्बरता के बाद 18 मई को गांव के जागरूक लोगों की, जब लोग होश में आए तो एक शिकायत दर्ज कराई गई, लिखित शिकायत। लेकिन 18 मई को की गई लिखित शिकायत का भी मुकदमा 21 जून को, घटना के 49 दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई। तो कौन ताकत है कि मणिपुर में भूतपूर्व सैनिक, कारगिल का विजेता, हमारे देश में सूबेदार की पत्नी को नंगा करने वाले, उसका 2 और महिलाओं को नंगा करने वाले, 2 महिलाओं के साथ में गैंग रेप करने वाले बलात्कारी अपहरणकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में 49 दिन क्यों लगाए गए? इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले को हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के वो सुन रहे हैं। मैं उनसे अपील करता हूं, जांच यहां से शुरू होनी चाहिए कि 4 मई को जब अपहरण हुआ तो 4 मई को अपहरण करने के बाद उन्हें नग्न करना, उनसे गैंग रेप करना, हत्या करने का मुकदमा दर्ज न करने वाले पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। और बिना राज्य और केंद्र सरकार की इजाजत के बगैर कोई भी पुलिसकर्मी इतनी बड़ी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता है कि पुलिस की हिरासत में, सुरक्षा में जो लोग हों उनका अपहरण करके ले जाए भीड़, और पुलिस छुट्टा छोड़ दे हत्या करने के लिए, बलात्कार करने के लिए, नंगी परेड करने के लिए। ये कभी हुआ नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। और फिर दूसरी बात है, 18 मई को की गई शिकायत पर उन 21 जून तक मुकदमा दर्ज न करने का क्या कारण है? और तब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में मुंह नहीं खोलना चाहता है। आदिवासियों का जिस प्रकार वहां हुआ, एक कारगिल के विजेता सूबेदार की पत्नी, उस फौजाइन का नंगा नहीं किया गया। मैं भूपेंद्र रावत ये मानता हूं कि देश के लाखों फौजियों की पत्नियों को निर्वस्त्र करके अपमानित करने का काम संघ की सरकार और संघ के भाजपाई गुंडों ने किया है। मैं दूसरा जिक्र करता हूं, ये सिर्फ 2 आदिवासी महिला, उनके साथ नग्न परेड करके बलात्कार का मामला नहीं, बल्कि पूरे भारत की महिलाओं को नग्न करने का है। नहीं तो करोड़ों आदिवासी महिलाओं का मामला। मैं ये मानता हूं ये आदिवासियों का अपमान है। मैं मानता हूं ये हमारे देश के संविधान की आत्मा का हत्या है, महिलाओं के सम्मान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। और मैं तो ये मानता हूं कि इंसानियत की हत्या। और जिस प्रकार 49 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई, और नरेंद्र मोदी तो अभी 20 जुलाई को जब हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर सरकार एक्शन नहीं लेगी तो हम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, तब उसके बाद देश के प्रधानमंत्री का मुंह खोलना, और जो हमारे देश की महिला बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, उसकी याददाश्त का वापस आना और उसका कुछ बोलना कि मैंने मुख्यमंत्री जी से बात कर ली है,
तब मुझे लगता है कि मुख्य न्यायाधीश को जांच के दायरे में यह लाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी इतनी अवधि तक मौन क्यों रहा। यदि नरेंद्र मोदी को यह जानकारी नहीं दी गई कि मणिपुर में 4 मई को हमारे देश के भूतपूर्व सैनिक कारगिल युद्ध विजेता सूबेदार की पत्नी को नंगा किया गया, आदिवासी महिलाओं को नग्न करके उनकी परेड लगाई गई, उनके साथ गैंग रेप किया गया, एक बच्ची की हिफाजत करने के लिए उसका भाई आया, उसकी हत्या कर दी गई, और ये सब पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ से उनको ले जाया गया। अगर नरेंद्र मोदी को यह जानकारी नहीं है तो ऐसे नालायक को 1 मिनट भी कुर्सी पर रहने का हक नहीं है। और अगर ये सारी जानकारी है तो मुख्य न्यायाधीश जी मैं अपील करता हूं, ये अपील इसलिए करता हूं कि 5000 ज्यादा राइफल और लाइट मशीन गन जो मणिपुर पुलिस के प्रशिक्षण केंद्र में और पुलिस रिजर्व फोर्स के पास थे, वो सब के सब गैर आदिवासियों के पास सौंप दिए गए। 6,32,000 गोली आंसू गैस के गोले उनके हवाले कर दिए गए ताकि वहां आदिवासियों का नरसंहार कर सके। इसलिए और यह बिना राज्य और केंद्र सरकार के कतई संभव नहीं हो सकता। अगर ये राज्य सरकार ने किया, बीरेन सिंह ने किया, तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार ने मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करके उसे जेल में डाला। और इसका मतलब है ये जांच का विषय है कि केंद्र की और राज्य सरकार किस तरीके से आदिवासियों का नरसंहार कराना चाहती है, ये भी जांच का विषय है। तब मैं ये अपील करता हूं कि इस पूरे मसले पर दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए कि 4 मई को पुलिस की सुरक्षा में जिन महिलाओं का अपहरण किया गया, पुरुषों का अपहरण करके हत्या कर दी गई, महिलाओं को नग्न किया गया, बलात्कार किया गया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो वह किसके इशारे पर है? पुलिस प्रमुख मणिपुर का, उसको तलब किया जाना चाहिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री को तलब किया जाना चाहिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह को तलब किया जाना चाहिए। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बताया? और इन सब ने बता दिया था, नरेंद्र मोदी ये सब जानते थे, तो नरेंद्र मोदी सहित इन चारों को, गृह मंत्री अमित शाह को, बीरेन सिंह मुख्यमंत्री को और मणिपुर के पुलिस प्रमुख को जेल में डाला जाना चाहिए। 1, 2 किसलिए डाला चाहिए? हमारे देश के भूतपूर्व सैनिक सूबेदार की पत्नी सहित 2 आदिवासी और महिलाओं को नंगा करने के जुर्म में, पुलिस की हिरासत से ले जा करके 2 लोगों की हत्या करने के गैंग रेप के मामले में मुकदमा दर्ज न करने में और इस मामले को दबा कर रखने के लिए इन पर जेल में डाला जाना चाहिए। हमारे एक देश के राज्य का, एक राज्य मणिपुर के तमाम हथियार पुलिस के गैर आदिवासियों की हत्या कराने के लिए लाइट मशीन गन, राइफल या गोली बारूद सौंपने के लिए इन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। और तीसरी बात मैं करना चाहता हूं, तत्काल मणिपुर में सेना बहाल की जानी चाहिए और सेना की अगुवाई में घर घर सर्च किया जाना चाहिए ताकि 5000 से अधिक राइफल और लाइट मशीन गन और गोला बारूद बरामद करके जो आदिवासियों का नरसंहार किया जा रहा है उससे उनको बचाया जा सके। और मैं आपके माध्यम से एक बात बहुत जोर से और दावे के साथ कहना चाहता हूँ, क्या मणिपुर सीमांत राज्य में आदिवासियों को इसलिए दंड किया जा रहा है भाजपा आरएसएस के गुंडों के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि वह भारत में रह रहे हैं? तो क्या चाहते हैं आप कि मणिपुर के आदिवासी बगावत करके देश के खिलाफ जाए? लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यह देश की आजादी के जंग में अंग्रेजों के संग थे और देश की आजादी के बाद आज मैं बताना चाहता हूं, हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 हिस्से करके बांग्लादेश बना दिया। अगर नहीं बनाते तो इतने बड़े पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा के लिए कितना खर्चा हमको बहान करना पड़ता। यह बात मैं इसलिए करना चाहता हूं, आज हमारे देश के अंदर अग्निवीर 4 साल के लिए सैनिकों को तैनात करने पर नेपाल ने अपने सैनिकों को भारत की सेना में भर्ती करने से मना कर दिया। दूसरी 1700 किलोमीटर ज्यादा का मामला है। दूसरा बात, नेपाल में भारत के रुपए का प्रचलन बंद कर दिया गया, यह विश्व गुरु बनने की ताकत। तीसरी बात, नेपाली अब भारत की सेना में भर्ती होने के बजाय चीनी सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। यह है देश के साथ। और मैं कहना चाहता हूं कि चीनी सरकार से, चीन से सुपारी लेकर नरेंद्र मोदी ने योजनाबद्ध तरीके से हमारे देश की सेना को कमजोर करने के लिए अग्निवीर में तब्दील किया। और दूसरी बात, हमारा जो समझौता था 1947 का, नेपाल के साथ में नेपाली हर साल 40,000 नेपाली गोरखा भारत की सेना में सैनिक हैं
और हर साल 1700-1800 से ज्यादा सैनिक भर्ती होते थे। पिछले 4 साल से भारत की सेना में नेपाली गोरखाओं ने भर्ती होना बंद कर दिया है। तब देश में खास करके मैं भूतपूर्व सैनिकों से, सेना के आला अधिकारियों से, सेना के अधिकारी रह चुके आप सबों से अपील करता हूं, ये नरेंद्र मोदी देश के साथ गद्दारी कर रहा है, ये सेना को कमजोर कर रहा है, नेपाल को भारत का दुश्मन बना रहा है। हमारे देश में कोई ताकत नहीं है। खरबों रुपए का खर्च आएगा 1700 किलोमीटर लंबी सीमा की हिफाजत के लिए, और ठीक वही स्थिति मणिपुर में भी की जा रही है। तब मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस समय सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की बहुत बुरी प्रशंसा हो रही है, लेकिन मैंने कई मामलों को देखा है। मैं आपके सामने जिक्र करता हूं बिल्किस बानो के मामले में, जिसके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई, उसकी मासूम बेटी की भी हत्या कर दी गई थी, गैंग रेप किया गया था, उसके बलात्कारी हत्यारे दंगाइयों को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश मौन है। दिल्ली में 2012 में किरण नेगी का बलात्कार, उसको तेजाब से जलाने वाले, उसके प्राइवेट पार्ट में दारू की बोतल घुसाने वालों को फरवरी 2014 में सजाए मौत का फैसला हो गया था। उन्हें बाई इज्जत मोदी राज में बरी कराने के मामले में। और तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो पहलवान बेटियां, दादी माँ भी नहीं बता पाती है कि मेरा कभी यौन शोषण हुआ। पहलवान बेटियां सड़कों पर, यहाँ दिल्ली की जंतर मंतर पर ऐलान करती रही, सार्वजनिक तौर पर कहती रही कि यौन शोषण करने वाला भाजपाई सांसद है। उस मसले पर जिस प्रकार की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश ने की है, मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं चंद्रचूड़ साहब कि अगर मेरी शक्ल खराब हो तो मैं क्रीम पाउडर लगा करके अपना चेहरा चमकाता हूं। मैं आपके फैसलों को कुछ रूप में देखता हूं। अग्नि परीक्षा है इस समय। मणिपुर को बचाने का एक ही तरीका है, सबसे पहला तरीका है कि जो हथियार सौंपे गए हैं मणिपुर की सरकार के द्वारा गैर आदिवासियों को हत्या करने के लिए, उनकी बरामदगी कराने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। मणिपुर के आदिवासियों की हत्या कराने के लिए जो हथियार सौंपने का काम वहां की सरकार ने किया, वहां के मुख्यमंत्री को जेल में डालने की जिम्मेदारी आपकी है। वहां एफआईआर दर्ज न करने वाले 4 मई की बर्बरता को लेकर के एफआईआर पर दर्ज न करने में आनाकानी करने का काम करने पर पुलिस प्रमुख को जेल में डालने की जिम्मेदारी आपकी है। और देश के प्रधानमंत्री को गुमराह करने वाले गृह मंत्री अमित शाह को जेल में डालने की जिम्मेदारी आपकी है। और संसद में जो बोल नहीं रहा है नरेंद्र मोदी, इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ इसे गिराने की जिम्मेदारी विपक्ष की है। मैं देशवासियों आप सबों से अपील करता हूं कि हमारे देश की हिफाजत के लिए, जो मैंने कहा कि नेपाल को भारत का दुश्मन बनाना, मणिपुर सीमांत क्षेत्र के आदिवासियों का बर्बरता कराना, ये सब योजनाबद्ध हिस्सा है आरएसएस बीजेपी का। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, देश का नुकसान जो दुश्मन नहीं कर सकता है, मुझे लगता है कि दुनिया के दुश्मनों से सुपारी लेकर के आरएसएस बीजेपी का परिवार, वह सब हमारे देश में नेपाल को दुश्मन बना करके, देश की सेना कमजोर करा करके, मणिपुर के आदिवासियों का कत्ले आम और उन पर बर्बरता करा करके और देश में नफरत फैला करके देश को तहस नहस करने पर आमादा है। मैं उम्मीद करता हूं देशवासियों, देश के जवानों से, देश के संविधान से, देश के किसान से, देश के आम इंसान से, देश को बचाने के लिए एकजुट हो जाओ और मणिपुर की महिलाओं की आवाज में सबके सब आवाज मिलाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।